हेलो दोस्तों। इस वीडियो में कुनिंद वंश को या कुनिंद राज वंश को कंप्लीट करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। और इससे पहले की वीडियोस भी अगर आप लोगों ने देखी होंगी तो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। बाकी एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, कुनिंद जो राजवंश है एक्चुअली उत्तराखंड में शासन करने वाली ये पहली राजनीतिक शक्ति था। ठीक है, यानी कि अगर सवाल आए कि उत्तराखंड में राज करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन था या कौन सा वंश था, तो कुनिंद वंश था। इसको याद रखिएगा। प्रथम ऐतिहासिक शक्ति अगर सवाल आता है तो उसका आंसर हो जाएगा कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश। इसको हम आगे देखेंगे अभी जब आगे नेक्स्ट वीडियोज आएंगी। ठीक है, ये राजनीतिक शक्ति है और कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश जो है ऐतिहासिक शक्ति है। ठीक है, चलिए। कुनिंद मौर्यों के अधीन थे। मौर्य के अधीन क्यों कहा जाता है ना, क्योंकि इनका जो कार्यकाल था यानी कि कुनिंद वंश का जो समय था ये बहुत लंबा समय था। 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का समय। ईसा पूर्व से ईस्वी तक, ठीक है ना, 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का समय, तो बहुत लंबा समय था। और जो 300 ईस्वी है ना, लगभग ये समय होता है जब क्या होते हैं कि मौर्य साम्राज्य का आगमन शुरू हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि मौर्य के अधीन था। ठीक है, आगे देखिए कुनिंद वंश की जानकारी। अब बात करते हैं अगर इस कुनिंद वंश की, कुनिंद साम्राज्य की जानकारी हमको कहाँ से देखने को मिलती है। एक्चुअली ये जानकारी है मुद्राओं से मिलती है, करेंसी जो इन्होंने करेंसीज पंचमार्क्स कॉइन्स जो इन्होंने जारी किए थे उनसे इस वंश की अधिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब देखिए आगे कुनिंद वंश का जो कार्यकाल था यानी कि जो समय था इनका, अभी हमने देखा था 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है प्रारंभिक कुनिंद, दूसरा है मध्य कुनिंद और तीसरा है उत्तरवर्ती कुनिंद। आपसे वैसे ये सवाल तो नहीं आएगा कि प्रारंभिक कुनिंद काल कब से कब तक था, मध्य कब से कब तक था या उत्तरवर्ती, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे डेटा इस तरह से डिफाइन कर रखा है ताकि समझने में आसानी हो। क्योंकि इन केस आयोग है वो तो सवाल कहीं से भी पूछ सकते हैं और मे भी मन में आ गया तो यहाँ से पूछ भी लेंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसको आप देख लीजिए। प्रारंभिक कुनिंद जो है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का समय था। मध्य कुनिंद 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक का, और उत्तरवर्ती कुनिंद जो है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का, एनो डोमिनी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो सवाल अगर इनकेस बन जाता है तो यही आ जाएगा कि मध्य कुनिंद काल कब से कब तक था बताइए, और ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ पॉइंट दे दिए जाएंगे, तो उनमें आपको सही पॉइंट को चूज करना है। ठीक, अब जो ये प्रारंभिक कुनिंद काल था इसके बारे में देख लीजिए आपको क्या क्या जानकारियां अवेलेबल है हमारे पास। जो प्रारंभिक कुनिंद काल था तो इनका कुनिंद का जो राजा था उसका नाम यहाँ पे देखने को मिलता है, वो है सुबाहु। ठीक है, और इसका जिक्र जो है महाभारत में आता है कि राजा सुबाहु जो श्रीनगर का रहने वाला था, इसने पांडवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। ठीक है ना, पांडवों की तरफ से ये युद्ध लड़ा था। ठीक है, और वहां पे इसको पुलिंद भी बोला गया था और कुनिंद भी बोला जाता है। ठीक, जो मध्य कुनिंद काल था तो इसका जो स्रोत है, ठीक है ना, एक रचना है पणिनि की अष्टध्यायी, तो वहां पे मध्य कुनिंद काल के बारे में जानकारी मिलती है और उसमें लिखा गया है कि जो मध्य कुनिंद काल था इनकी जो राजधानी थी वो कालकूट थी। ठीक है, जिसको कालसी बोला जाता है, देहरादून वाला क्षेत्र है जो, यहाँ पे इनकी राजधानी थी। ठीक, अब बात करें अगर उत्तरवर्ती कुनिंद की तो समय आपको पता ही है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का समय। ठीक है, तो इस समय पे जो कुनिंद लोग थे ये अपने चरमोत्कर्ष पे थे। ठीक है ना, मतलब काफी ज्यादा फुल डेवलप्ड ये हो चुके थे और इनकी राजधानी थी शत्रुघ्न नगर। ठीक है, इसका उल्लेख जो है टॉलमी करके जो मतलब ज्योग्राफिकर हुए हैं उन्होंने एक बुक लिखी थी टॉलमी ने, ज्योग्राफिका, उसमें इन्होंने इसका वर्णन किया है। ठीक, अब देखो इन तीन चीजों को जो हमने देख लिया है तो इसमें सवाल तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन बेसिक बेसिक सवाल मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। जैसे कि मध्य कुनिंद काल में कुनिंदों की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा कालसी या कालकूट। अष्टध्यायी की रचयिता कौन है, पणिनि। ठीक है, राजा सुबाहु की जानकारी हमें किस ग्रंथ में देखने को मिलती है, तो महाभारत में देखने को मिलती है। इसके अलावा महाभारत का पुराना नाम क्या है अगर इनकेस पूछ लिया जाए तो जय संहिता आप याद रखिएगा, पुराना नाम या दूसरा नाम भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, और जैसे एक लास्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उत्तरवर्ती कुनिंदों की राजधानी कहाँ थी,
तो याद रखिएगा राजधानी शत्रुघ्न नगर थी इनका। और इसके बारे में जानकारी किस बुक में मिलती है? ज्योग्राफिका में। किसके द्वारा ज्योग्राफिका लिखी गई? टॉलमी के द्वारा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको थोड़ा सा बस वीडियो को पॉज करके इसको रीड करना और माइंड में सोचना है कि क्या कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, जैसा कि एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि प्रारंभ कुलिन काल का कौन सा राजा था? राजा सुबाहु। ठीक है, चलिए आगे देखिए कुलिनों की मुद्राएं। अब जो ये कुलिंद राजवंश है इनकी मुद्राएं भी हमको देखने को मिलती है अलग अलग टाइप की। तो 3 प्रकार की मुद्राएं यहाँ पे हमें बेसिकली देखने को मिलती है और मैंने आपसे कहा था कि इन मुद्राओं से ही इनके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ भी मिलती हैं। ठीक है, तो जो तीनों प्रकार की जो मुद्राएं हैं ना वो एक्चुअली उत्तरवर्ती कुलिन काल की ही मुद्राएं हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रारंभिक कुलिन काल की मुद्राएं थी उनमें सिर्फ एक ही चीज़ लिखा हुआ था, कुलिंद। ठीक है, अंकित था, मतलब आपको बुक में लैंग्वेज जैसे मिलेगी कि प्रारंभिक कुलिन काल की मुद्राओं में सिर्फ कुलिंद अंकित था। अंकित का मतलब होता है कि लिखा हुआ है, उसमें छपा हुआ है। ठीक है, और ये जो मुद्राएं थी वो ताम्र धातु की बनी हुई थी और ब्राह्मी लिपि उसमें देखने को मिलती है। लिपि मतलब उसमें लिखा गया है, लिखना का जो स्टाइल है वो लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, मध्य कुलिन में काल में ज़्यादा मुद्राएं प्राप्त नहीं होती, इसलिए इनका कोई एविडेंस ऐसा है नहीं। ठीक है, तो आइए फिर बात करते हैं उत्तरवर्ती कुलिन मुद्राओं की। ठीक है, मैंने आपसे कहा था 3 प्रकार की मुद्राएं देखने को मिली है उत्तरवर्ती कुलिन काल की। सबसे पहली है अमुक भूति प्रकार की, दूसरा है अल्मोड़ा प्रकार और तीसरा है छत्रेश्वर प्रकार। ठीक है, बस इन 3 चीज़ों को समझना है तो आपका कुलिंद ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करना आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, मैं कंप्यूटराइज फॉर्मेट में नहीं बना रहा हूँ वीडियो को क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, बनाना आसान है लेकिन नहीं बनाता हूँ, मुझे हैंड रिटन ही अच्छा लगता है और मैं रीड कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो आई थिंक आपको दिक्कत भी नहीं होगी लिखने में। ठीक है, चलिए अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं देख लीजिए। सबसे पहला अमोघ भूति सबसे शक्तिशाली राजा था, इन्हीं मुद्राओं से पता चलता है। ठीक है, यह ताम्र और रजत धातु की बनी होती थी। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में यह मुद्राएं हमको देखने को मिली हैं और मुद्राओं पर देवी और मृग बने हुए हैं। एकमात्र कुलिंद जिस पर महाराज लिखा हुआ है ये अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में। ठीक है, देखो अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ नहीं आए हैं तो इनको थोड़ा दूसरे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, दूसरे तरीके से मतलब क्वेश्चनिंग फॉर्म में। ठीक है, तब आपको ये चीज़ें फिर क्लियर हो जाएंगी। कुलिंदों में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा अमोघ भूति। कैसे पता चलता है? क्योंकि अमोघ भूति के द्वारा मुद्राएं जारी की गई थी और उसमें उसका नाम अंकित हमको देखने को मिला था। ठीक है, अमोघ भूति। दूसरी बात, अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं थी वो किसकी बनी होती थी? तो ताम्र यानी कि तांबा और रजत की बनी होती थी। ठीक, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं की लिपि क्या होती थी? तो ब्राह्मी खरोष्टी लिपि होती थी। मैंने आपसे कहा था हिंदी, जैसे ये मैंने यहाँ पे हैंड रिटन हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये कौन सी लिपि है? ये देवनागरी लिपि है। ठीक है, ऐसी पंजाबी भाषा है, उनकी कौन सी लिपि होती है? मैंने आपसे सवाल भी किया था इससे पहले वीडियो में, तो वो है गुरुमुखी। ठीक है, चलिए ऐसे मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, उर्दू भाषा है उसकी लिपि कैसी होती है या नहीं होती है? कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखिए, उत्तरवर्ती कुलिन की जो सेकंड प्रकार की मुद्राएं हैं अल्मोड़ा प्रकार की, इनको देख लीजिए कैसी हैं। देखो ये तो ताम्र धातु यानी तांबे की बनी होती थी, इनमें भी ब्राह्मी लिपि देखने को मिलती है। ठीक है, और खरोष्टी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, सिर्फ ब्राह्मी लिपि। अब इनमें जो राजा थे, इन मुद्राओं में कुछ राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं जिनमें कि मगभतस, हरिदत्त, शिवदत्त और शिवपालित। ठीक है, और ये जो नाम जिन मुद्राओं में देखने को मिले हैं, ये मुद्राएं लंदन में जो म्यूजियम है वहां पर इनको रखा गया है। ओके, और बाकी जो 54 मुद्राएं मिली थी उनमें एक थी शिवदत्त की, एक थी आसेक की और बाकी सारी की सारी रहती है गौमित्र की। ठीक है ना, तो ये 54 मुद्राएं अन्य मिली हैं, क्योंकि इसमें सवाल आ सकता है कि शिवदत्त और आसेक की कितनी मुद्राएं मिली हैं जो बाकी 54 मुद्राएं मिली हैं उनमें। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या सवाल आ सकता है, सिंपल सी बात है कि जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं उनमें किन किन राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं, तो बस ये नाम आपको याद रखने हैं, मगभतस, हरिदत्त, शिवदत्त और शिवपालित। ठीक है, चलिए बाकी ब्राह्मी लिपि यहाँ पे इस्तेमाल हुई और ताम्र धातु की ही ये बनी हुई थी। जो तीसरी प्रकार की मुद्रा हमको मिली थी वो थी छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। ठीक है, ये भी ताम्र धातु की बनी थी, ब्राह्मी लिपि में इसमें मतलब लिखी हुई थी। ठीक है,
और भगवत छत्रेश्वर महात्मन इनमें अंकित था, यानी कि इन मुद्राओं में लिखा हुआ था भगवत छत्रेश्वर महात्मन, और इसी वजह से इनको छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं भी बोला जाता है। ठीक है। और रही बात चित्र की कि इन मुद्राओं में जो है ना भगवान शिव का चित्र बना हुआ होता था। मैदानी इलाकों में कुड़िन जो है समाप्त हो जाते हैं, जो अमुक भूति होता है इसकी डेथ हो जाती है, फिर शक आते हैं, शक के बाद कुषाण आते हैं। तो पर्वतों में जो है ना ये कुड़िन चल रहे होते हैं, तो कुषाणों का इन्फ्लुएंस इसमें हमको देखने को मिलता है, यानी कि कुषाणों का इफेक्ट, क्योंकि जो कुषाण होते हैं उनकी मुद्रा में भी शिव के चित्र मतलब देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये थी छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं। ठीक है। बस आपको बेसिकली ये चीजें ध्यान रखनी है कि छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में किससे संबंधित था, मतलब किसका चित्र वहां पे मिला था, क्या उसमें अंकित था। ठीक है। अल्मोड़ा में आपको, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में आपको ये याद रखना है कि किन किन राजाओं के नाम वहां पे देखने को मिले थे और कहाँ उनको रखा गया है, लंदन म्यूजियम में। ठीक है। और अमुक भूति में आपको नाम रखना है कि सबसे शक्तिशाली कि कुड़िन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। ठीक है। और कौन सी उनमें 2 भाषाओं का जिक्र हुआ है। इन अमुक भूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं उनमें किसका चित्र बना हुआ था। ठीक है ना, देवी और मृग का। ठीक है। कौन सी 2 भाषाएं वहां पे देखने को मिली है, ये सारी चीजें। ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।